अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने की सोच रहे हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड, या फिर कोई भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जैसे जीएसटी या फिर एमसीए पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, तो इस केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप उसके लिए कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, जीएसटी, एमएसएमई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, लेकिन इसमें मैंने सब जगह ये बात देखी है कि लोग गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे मिसमैच होते हैं, जिसकी वजह से या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या तो एप्लीकेशन बहुत लेट एक्सेप्ट होती है। तो इस वीडियो में हम 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और 5th टाइप का डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और रिजेक्शंस वहीं पे आते हैं। एंड हर पॉइंट में आपको वो कौन सी मिस्टेक का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी है, वो भी बताऊंगा। और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट बताऊंगा जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहला और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। इसमें मोस्ट कॉमनली यूज होता है आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके अलावा आप वोटर आईडी या फिर डीएल का भी यूज कर सकते हैं, और ये आपके सारे पार्टनर्स, सारे डायरेक्टर्स, सबके लिए चाहिए। अब यहाँ कुछ मिस्टेक्स जो मैंने कॉमनली देखी है वो बताता हूँ। 3 चीजें बहुत एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए, आपका नाम, आपका फादर का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर आधार में आपका नाम रमेश कुमार शर्मा है और पैन में आपका नाम आर के शर्मा है, तो इस केस में इसको मिसमैच माना जाएगा। बेसिकली ये एक आइडेंटिटी का क्राइसिस है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर कल को आप मुकर गए कि ये व्यक्ति मैं नहीं हूं, तो उनको अपना टैक्स का लॉस होगा। इसके अलावा फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ भी एग्जैक्टली सेम रीजन की वजह से मैच होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी हुआ तो आपको या तो अपना आधार या तो पैन कार्ड या कोई भी और आईडी जो आप यूज कर रहे हैं उसको पहले अपडेट करवाना पड़ेगा, फिर ही आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, रजिस्ट्रेशन से पहले दोनों आईडी को अपने आमने सामने रखो और देखो कि क्या कोई स्पेस का भी अंतर है या कुछ और अंतर है, तो आपको पहले वो ठीक करवाना है। अगली कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फोटोग्राफ, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। ये सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। होता क्या है कि जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो उस टाइम पे या तो आप अपने भाई का ईमेल दे देते हो या फिर अपनी वाइफ का मोबाइल नंबर दे देते हो, और बाद में आप ये भूल जाते हो कि आपने कौन सा नंबर दिया था, और बाई चांस या तो वो नंबर खो जाता है या तो वो नंबर आप बंद करवा देते हो। लेकिन मोस्टली आपको ये लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो मिल गया ना, इसके अलावा तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन जब आपको कोई रिटर्न फाइल करनी है या फिर ओटीपी चाहिए या तो फिर आपको पासवर्ड रीसेट करना है या फिर कोई नोटिस आया है उसको देखना है, तो उस केस में जब आपको एक्सेस करना होगा, उस केस में जब आपको ओटीपी जाएगा या कुछ भी होगा, तो आप उस टाइम पे उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप या तो नंबर बंद करवा चुके हैं या तो वो नंबर खो चुका है या तो आपको ध्यान ही नहीं है कि कौन से नंबर पे आपका ओटीपी वगैरह आना था। तो सिंपल रूल है, अपना पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर ही दें, या फिर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एक नई ईमेल बना लें या फिर एक नया मोबाइल नंबर ले लें। अब आते हैं बिजनेस प्रेमाइसिस के डॉक्यूमेंट्स पे। पहला केस, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है या फिर आपके किसी घर वाले के नाम पे है। अगर प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम पे है तो आपको बस ओनरशिप प्रूफ चाहिए। ओनरशिप प्रूफ में आप म्यूटेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या और भी कोई आप जिससे साबित कर पाएं कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, वो आप सबमिट कर सकते हैं। अब अगर प्रॉपर्टी किसी क्लोज रिलेटिव की है, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन या बीवी बच्चे, तो उस केस में आपको उनसे कंसेंट लेटर लेना होगा। इस कंसेंट लेटर के अलावा आपको उनका भी एक ओनरशिप प्रूफ लेना होगा कि ये जमीन या प्रॉपर्टी उनके नाम पे है। अब यहाँ मिस्टेक ये होती है कि कंसेंट लेटर को बहुत कैजुअली लिखा जाता है, या तो कोई प्रॉपर्ली साइन नहीं करता या तो सिर्फ एक सिंपल पेपर पे गंदी हैंडराइटिंग में बना लेता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें को आपको ध्यान रखना होता है। कंसेंट लेटर के अंदर आपको प्रॉपर्ली ओनर का नाम, प्रॉपर्टी का एड्रेस और ये लिखा होना चाहिए कि ओनर को कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप इस प्रॉपर्टी पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो हो सके तो ये एक 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जब डिपार्टमेंट देखता है वो ये देखता है कि कंसेंट लेटर में जो नाम आ रहा है और जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट में नाम आ रहा है वो दोनों मैच कर रहे हैं या एड्रेस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो मैच नहीं कर रहे होते तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट मार देता है। बेसिकली उनको वही सेम ये वेरीफाई करना है कि जो कंसेंट दे रहा है वो एक्चुअली में प्रॉपर्टी को ओन करता भी है या फिर किसी से भी ऐसे ही फालतू में कंसेंट लिखवा के ले आए। अब इससे पहले कि हम बात करें, अगर बिजनेस प्रीमाइसेस आपका रेंटेड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। जनरली जो मैं ओनरशिप प्रूफ की बात कर रहा हूँ, चाहे मैंने पहले पॉइंट्स में करी या मैं आगे करूंगा, तो उस केस में बिजली का बिल बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है ओनरशिप प्रूफ के तौर पे। लेकिन यहाँ 2 चीजें बहुत एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए आपके जितने भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ। बिजली के बिल पे जो नाम आ रहा है और बिजली के बिल में जो एड्रेस आ रहा है।
क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट से गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है। और इसके अलावा जब आप रेंट एग्रीमेंट या कंसेंट लेटर के साथ ओनर की आईडी वगैरह अटैच करते हैं, लेकिन अगर आपकी आईडी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई मिसमैच है, तो इस केस में वो आप मिसमैच के बारे में रेंट एग्रीमेंट या कंसेंट लेटर में लिख सकते हैं कि ये दोनों सेम व्यक्ति हैं, और अगर कुछ लायबिलिटी इसकी वजह से अराइज होती है तो एप्लीकेंट इस चीज़ को भुगतेगा। बाकी एड्रेस का मैच होना इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सी प्रॉपर्टी को रेंट पे या फिर कंसेंट में दिया जा रहा है। अब कुछ लोग बिजली के बिल की जगह टेलीफोन का बिल, गैस का बिल या और कोई यूटिलिटी का बिल, इसके अलावा म्यूनिसिपल रिसीट्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं, जो कि मान्य हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर्स इनको डिनाई करते हैं और कुछ ऑफिसर्स इनको एक्सेप्ट करते हैं। बेसिकली बिजली का बिल हर महीने आता है और सरकारी होता है। इस वजह से गवर्नमेंट को ये एश्योरेंस मिलता है कि हाँ, आज की डेट में भी ये प्रॉपर्टी उसी ओनर के नाम पे है और ये प्रॉपर्टी बिकी नहीं है। अब आते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट पे, रेंटेड प्रेमाइसेस के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो, यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक रेंट एग्रीमेंट, एक ओनरशिप का प्रूफ, इसके अलावा वही कंसेंट लेटर। अब यहाँ मिस्टेक ये होती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया और काम खत्म, लेकिन रेंट एग्रीमेंट की कुछ बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट होगी। सबसे पहला, अगर आप रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो आपको उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, और आपकी प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी आपके स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग पे होनी चाहिए। प्रैक्टिकली अगर आपका 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है तो नॉर्मल एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटरी करवा के भी काम चल जाता है, लेकिन आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रूल्स को चेक कर लेना। दूसरा, रेंट एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट की जा रही है। तीसरा, एग्रीमेंट में 2 विटनेस होने चाहिए, साथ में उनकी आईडी अटैच होनी चाहिए और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह भी लिखा होना चाहिए। इस पॉइंट के रिगार्डिंग अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो बहुत से ऑफिसर इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन बहुत से ऑफिसर्स को इसमें दिक्कत होती है। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट वगैरह के साथ अपने ओनर की आईडी और अपनी आईडी भी जरूर लगाएं। चौथा, रेंटेड प्रेमाइसेस के केस में हम एनओसी नहीं लेते हैं, तो या तो आप एनओसी ले लें या इसके बारे में आप अपने रेंट एग्रीमेंट में ही लिख दें कि ओनर को इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो। ये थे 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपने इनको इसी तरीके से फॉलो करा तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, बोनस पॉइंट, जो भी यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में। बोनस पॉइंट ये है कि ऑफिसर आज की डेट में अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलता वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन उसको सब कुछ वेरीफाई भी करना है, तो इस केस में वो अक्सर जियो टैग्ड फोटो को मांग लेता है। तो इससे पहले कि अगर वो आपको जियो टैग्ड फोटो मांगे तो आप अपने एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको ऑलरेडी लगा के भेजें। इसके लिए मैं ये वाली ऐप को यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कर सकते हो, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और क्लैरिटी बेस्ड वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि प्राइवेट लिमिटेड के केस में या फिर पार्टनरशिप के केस में कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप कमेंट्स में मेरे को बता देना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आप चाहते हो कि आप कोई गलती ना करो, तो कौन सी गलतियाँ आपको अवॉइड करनी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।